नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बड़े हाल हो। अब तक हमने हमारे अध्याय 4 में राजनीतिक दलों का महत्व क्या है, उनकी जरूरत क्या है, वो हमारे किस प्रकार काम आते हैं, कौन से दलों को राष्ट्रीय दल कहते हैं, कौन से दलों को राज्य दल कहते हैं, इनके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इस चैप्टर को खत्म करने की ओर जा रहे हैं, जिसके अंदर अब जो इसके दो प्रमुख बिंदु हैं, उनमें से एक बिंदु है कि राजनीतिक दलों के सामने किस किस प्रकार की चुनौतियां आके खड़ी होती है, यानी चैलेंजेस क्या हैं। राजनीतिक दलों के आगे किस प्रकार के चैलेंजेस है, या इस समय वर्तमान जो भारत की राजनीति है उसमें दलों को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो दूसरा पॉइंट है वो है कि हम इन चुनौतियों का उपाय क्या करें। कि चैलेंजेस तो है, वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन इन चैलेंजेसों का उपाय क्या करें। ऐसा कोई भी चैलेंज अब तक बना ही नहीं है जिसका कोई ना कोई उपाय ना हो। यह बात आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो, जीवन में भी ऐसी कोई चुनौती बनी नहीं है जिसका उपाय ना हो, जिससे लड़कर उसको पार किया जा सके ना। तो चलते हैं हम पहले चुनौतियों की ओर कि ऐसी कौन कौन सी चुनौती है। तो इनमें सबसे प्रमुख चुनौती जो है वो है पार्टी में ही लोकतंत्र का ना होना। पार्टी के अंदर लोकतंत्र का न होना। पार्टी में लोकतंत्र न होने से मतलब है कि क्या होता है कि जो पार्टियां होती है, इन पार्टियों के अंदर प्रत्येक पार्टी के अंदर कोई एक या दो नेता प्रमुख होता है जो पावरफुल होता है। वो क्या करता है, पूरी की पूरी पार्टी को कंट्रोल करता है। उस पार्टी में जो भी निर्णय लेना होता है, जो भी कानून बनाना होता है, वो कुछ प्रमुख लोग ही बनाते हैं। अब क्या होता है कि जो लोग उन लोगों का सपोर्ट करते हैं या चाटुकारिता करते हैं, यानी हाँ जी करते हैं, जी हाँ करते हैं, उनको तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पद दे देते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनकी गलतियों को छुपा देते हैं। लेकिन जो लोग उनका विरोध कर देते हैं या उनकी किसी बात को गलत साबित कर देते हैं या गलत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि भाई ये चीज सही नहीं है, तो उन लोगों को वो क्या करते हैं, या तो पार्टी से निष्कासित करने का काम करते हैं या धीरे धीरे उनका जो महत्व पार्टी में उसको ही कम कर देते हैं। इसे बोलते हैं पार्टी में लोकतंत्र का न होना। क्योंकि लोकतंत्र का तो मतलब ये होता है कि सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी को बराबरी का अधिकार मिले, सभी बराबर होकर अपने योग्य हो वो उस चीज के लिए लड़ सके। लेकिन इस चीज का पार्टी में कोई स्थान नहीं होता है। इस प्रकार धीरे धीरे पार्टियों के अंदर जो है वो लोकतंत्र की कमी आ रही है। कुछ लोग होते हैं वो पूरी पार्टी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो योग्य व्यक्ति होता है, जिसको वो पद मिलना चाहिए, जिसके वो योग्य है, उसे वो पद नहीं मिलता। वो पद उसको मिल जाता है जो उन बड़े लोगों की, उन पावरफुल लोगों की चाटुकारिता करता है, उनकी हाँ जी करता है। तो इस प्रकार पार्टी में लोकतंत्र का न होना सबसे बड़ी लोकतंत्र के लिए और राजनीतिक दलों के लिए चुनौती का काम करता है। क्योंकि इससे योग्य जो व्यक्ति होते हैं वो अपने उन पदों पर नहीं पहुंच पाते जिन पर उनको पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती है ये। दूसरी चुनौती क्या है, ये चुनौती भी है और भारत के लिए ये कह सकते हैं कि सरदर्द भी है। वो है वंशवाद। क्या है, वंशवाद। ये भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा सामना करने वाली चुनौतियों में से एक चुनौती यही है। सबसे बड़ी चुनौती अगर देखी जाए तो वंशवाद ही है। कैसे है, वंशवाद में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है। इसमें क्या होता है कि पार्टी के जो प्रमुख लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बेटे को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने चाचा को, अपनी बहू को, यानी अपने ही परिवार के सदस्यों को क्या करते हैं, पार्टी के अंदर प्रमुख स्थानों पर बैठा देते हैं। और जिस प्रकार पहले राजा होते थे ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं, वो यही कार्य करने का प्रयास करते हैं कि मैं बन जाऊं, उसके बाद मेरा बेटा बन जाए, उसके बाद उसका बेटा बने, या फिर आसपास के जितने भी उसके जो रिश्तेदार हैं उनको वो पार्टी में क्या करता है, बड़े बड़े पद देने का काम करता है। इसे बोलते हैं वंशवाद। और ये वंशवाद जो है वो भारत के अंदर, ये बोल दो, जड़ों तक घुसा हुआ है। यानी सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर चुनौती का सामना करना पड़ता है वो चुनौती वंशवाद ही है। तो इस प्रकार वंशवाद जो है वो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती है। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी चुनौती की ओर। तो तीसरी चुनौती जो है भारत के अंदर ये है कि हमारी जो राजनीति है उसमें लगातार पैसे और अपराधी तत्व ये बढ़ते जा रहे हैं। यानी भारत की राजनीति में पैसे और अपराधी तत्वों का लगातार बढ़ना जो है वो एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। ये किस प्रकार बढ़ रहे हैं भाई,
इसके पीछे बढ़ने का कारण है कि देखो प्रत्येक पार्टी जो चुनाव लड़ती है उसका उद्देश्य होता है चुनाव जीतना। भी भूख लगे कि खाना खाना पड़े, ठीक भी प्रकार से चुनाव लड़ रही है, क्यों? कारण क्या है कि चुनाव जीतना और सरकार बनाना। अब उसके लिए क्या करती है पार्टी? भाई दो ही चीज चाहिए, चुनाव कैसे जीता जाएगा? दो ही चीज चाहिए, एक वोट, कि भाई हमारे पास वोट है। अब वोट आएंगे उसके लिए क्या चाहिए हमें? जनता, कि जनता हमसे जुड़ जाए। और जनता जुड़ती कैसे है? उसके लिए भी हम रैली करते हैं, एड्स लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, इन सब के द्वारा हम जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब या तो जनता हमसे जुड़ जाए, या हमारे पास ये सब चलाने के लिए क्या होना चाहिए? भी एड्स चलाना है हमको, हमें होर्डिंग्स लगानी है, हमें बड़ी बड़ी रैलियां करनी है, इनके लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और यहीं से पैसा और अपराधी तत्व है, दोनों क्या होते हैं? राजनीति के अंदर इंटर कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं? कि अब इनको पैसा चाहिए तो ये क्या करते हैं? उस पैसे को किसी अमीर व्यक्ति से, किसी अमीर वर्ग से क्या करते हैं? लेते हैं कि वे लाओ, आप हमें इतना पैसा दे दो। अब बदले में उन्हें क्या मिलेगा? बदले में उन्हें मिलेगा कि जैसे इनकी सरकार बन जाती है वे उसका कोई ना कोई बेनिफिट उनसे ले लेते हैं, किसी भी प्रकार से ले लेते, क्यों? पता आपको जिसकी सरकार होगी और उसको जो पैसे देगा वो अपना काम किसी न किसी प्रकार से उनसे अनुचित तरीके से, अवैध तरीके से निकलवा लेगा। तो वो तो इस प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं। और अपराधी तत्व है, ये किस प्रकार से प्रवेश करते हैं? ये प्रवेश करते हैं कि देखो जनता जो है वो इनके लगभग दबाव में होती है, बिडरती इनसे। तो ये जब खड़े हो जाते हैं खुद, या ये किसी पार्टी को समर्थन दे देते हैं, तो जनता क्या करती है? उस दबाव में उनको वोट दे देती है, जिससे वो चुनाव जीत जाते हैं। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि भारत की राजनीति के अंदर अपराधी तत्व और धन यानी अमीर वर्ग जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब अपराधी तत्व आपको पता है कि अगर वो सरकार बना देंगे या वो सरकार में प्रवेश कर जाएंगे तो ये निश्चित है कि उसके बाद उस क्षेत्र में अपराध बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और अमीर वर्ग जब प्रवेश कर जाता है तो उससे क्या होता है कि वो अनुचित तरीके से अपना फायदा लेना उस पार्टी से प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार जो है ये अपराधी तत्व और पैसा, ये भी राजनीतिक दलों के सामने यानी हमारे लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। और चौथी जो चुनौती है, जो अंतिम चुनौती है, वो है विकल्पहीनता की स्थिति। विकल्पहीनता, देखो हिंदी में तो समझ में नहीं हो, शायद इंग्लिश में बात करा, ऑप्शन ना होना, ऑप्शन न होना यानी हमारे पास ऑप्शन ही ना हो। आप बात तो समझ में नहीं कि जब जिस भारत के अंदर 700 से ज्यादा दल जो है वो रजिस्टर्ड है, उस देश में ऑप्शन नहीं हमारे पास नहीं है। अगर आप गौर करोगे तो सभी जो पार्टियां हैं वो लगभग एक जैसी सोच की ही है। वो दिखाती अलग अलग देगा लेकिन उनकी सोच कहीं ना कहीं देखे तो एक जैसी ही निकल जाती है लास्ट में। जब हम बात करते हैं बड़े बड़े पदों पर चुनाव में, तो चुनाव में हमारे पास एक या दो ही चेहरे होते हैं, चाहे वो मंत्री पद का हो, चाहे वो विधायक का हो, चाहे वो सांसद का हो, इनमें क्या होता है? एक या दो ही चेहरे होते हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों के। अब हम क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से किसको वोट दें, कि हमारे पास ऑप्शन ही दो है। अब उन दोनों में से हमें किसी एक को चुनना होता है, दो मान लो, तीन मान लो, यानी हमारे पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए हमें, चाहे हम उससे संतुष्ट हो या संतुष्ट ना हो, हमको उन जितने ऑप्शन हमारे पास, एक दो तीन ऑप्शन है, उन्हीं ऑप्शन में से किसी को वोट देना पड़ता है। हम संतुष्ट होकर वोट नहीं दे रहे हैं। यानी इसका कहने का मतलब यही है कि हमारे पास ऑप्शन कम है। देखो इसको एक उदाहरण समझते हैं। जैसे सपोज करो कि हमें क्या करना है, हमें एक फोन लेके आना है। अब हमारा बजट फिक्स है, 20,000 25,000 जितना भी, हमारा बजट फिक्स है। अब हम क्या करते हैं कि उस बजट में जितने भी फोन है, अब आज देख लो, आज अगर बात करें तो मिनिमम 10-12 कंपनियां तो ही जो फोन सेल करती है। अब हम क्या करेंगे, उन 10-12 कंपनियों में से क्या करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, उनकी तुलना करके, और उनमें से जो हमें फोन अच्छा लगेगा हम ले लेंगे। लेकिन अब यही सोच, सपोज करो कि हमारे पास ऑप्शन ही दो हो, भी हमारे पास कोई दो ही कंपनियां फोन बना रही है उस बजट में, तो हम क्या करेंगे? तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम उससे संतुष्ट हो या ना हो, हमें उन दोनों में से कोई एक फोन लेना पड़ेगा। ये सेम की सेम स्थिति राजनीति में, कि जब हम किसी पद के लिए कोई चुनाव होता है तो उसमें हमारे पास चेहरे एक या दो होते हैं। अब हम उनसे संतुष्ट हो या ना हो, हम उनमें से ही किसी एक को चुनते हैं। तो इस प्रकार से ये होती है विकल्पहीनता की स्थिति। ये 4 प्रकार की चुनौतियां हैं जिसने भारतीय राजनीति को प्रमुख रूप से जकड़ा हुआ है, और इन चुनौतियों का सामना हमारी पार्टियां और हमारा लोकतंत्र दोनों ही जो है वो लगातार करते आ रहे हैं।
इस प्रकार हमने चुनौतियों को पढ़ लिया। अब ये जो चुनौतियां हैं इनके लिए कोई ना कोई उपाय तो जरूर निकाला होगा। तो हाँ, हमारी जो सरकार है वो लगातार इसके ऊपर काम करती रहती है और उन्होंने बहुत से प्रयास भी किए हैं कि इनका कोई ना कोई उपाय निकल सके। अब उन्हीं उपायों में से कुछ उपाय हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे देखो, एक इसके खिलाफ उपाय निकाला था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, यानी हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने इस चुनौती का जो है वो उपाय निकाला है। क्या उपाय निकाला है? हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के पहले हमें एक शपथ पत्र पर यह जानकारी देनी होगी कि कितनी तो उसके पास संपत्ति है, कितना तो उसके पास धन है, और इसके अलावा उस पर किस प्रकार के और कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, यानी कितने तो उसके खिलाफ केस चल रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा, और कितनी उसके पास संपत्ति है उसके बारे में भी उनको बताना पड़ेगा। ये एक जो है उपाय किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। इसके अलावा और दूसरा उपाय किया हमारी सरकार ने, उन्होंने संविधान में संशोधन कर एक कानून बनाया जिसको नाम दिया गया दल बदल कानून। दल बदल कानून, इस कानून का उपयोग किस प्रकार होता है उसको मैं बताता हूं। इस कानून में क्या किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना दल बदलने से यानी अपनी पार्टी बदलने के लिए कुछ नियम और कुछ शर्तें लगा दी गई। ठीक है, यानी पहले क्या होता था कि जब जैसे एक सरकार जीत गई, एक सरकार जो है उसके पास भी बहुमत कम है और दूसरी सरकार के पास भी बहुमत कम है, तो जो उसमें जो उम्मीदवार होते थे वो क्या करते थे कि या तो पैसों के चक्कर में या कोई बड़ा मंत्री पद मिल जाएगा इस लालच में क्या करते थे, अपने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इसका उपाय करने के लिए दल बदल कानून बनाया गया। यानी इसमें क्या किया गया कि अगर आप दल को बदलते हैं तो हो सकता है कि आपको अपने जहां से आपने वो चुनाव जीता है वो सीट जो है वो गंवानी पड़ जाए। यानी इन्होंने कुछ नियम शर्तें बना दी थी संविधान में संशोधन करके जिसके तहत आसानी से अपने पार्टी को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप जीतने के बाद पार्टी छोड़ते हो और अगर आप दोषी करार हो जाते हो तो आपको अपनी वो जो जीती हुई सीट है हो सकता है उससे हाथ धोना पड़ जाए। इससे क्या होता है कि जल्दी से दल बदला जाता नहीं है और लोकतंत्र जो है उसको मजबूत करने में ये थोड़ी सहायता प्रदान करता है। ये दो उपाय, एक उपाय हमारे सर्वोच्च न्यायालय किया था, एक सरकार ने किया था। अब एक उपाय हम क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हम पार्टी के अंदर लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं। ये कैसे होगा? पार्टी में लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा? जब हम पूरे भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो जो इन लोकतंत्र को चलाएगी उन पार्टियों के अंदर भी तो लोकतंत्र हो सकता है। ये किस प्रकार होगा? ये इस प्रकार होना चाहिए कि पार्टी के जो कुछ मेंबर है, जितने मेंबर है उनके तहत क्या, तो जैसे हम एक कानून बनाने के लिए पास करवाते हैं संसद में, ठीक है, उसी प्रकार से उनके अंदर भी कोई कानून बने तो वो सबसे पास होना चाहिए। उनके लिए कुछ बहुमत फिक्स होना चाहिए कि इतना बहुमत मिलेगा तो कानून बनेगा वरना नहीं बनेगा। एक जो बड़े बड़े पद होते हैं उन पदों के लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए पार्टी के अंदर चुनाव होने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो योग्य व्यक्ति होता है वो चुनाव में खड़ा होगा और जीत जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो चाटुकारिता वाली प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और उससे क्या होगा, जब जो योग्य व्यक्ति वो धीरे धीरे बड़े पदों पर पहुंचना प्रारंभ कर देगा और लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। ठीक है, चौथी जो सबसे बड़ा उपाय है वो है पैसों से संबंधित, इससे अपराधी तत्वों से। यानी इस पे एक तो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय बनाए, एक अगर हम माने तो हम ये कर सकते हैं कि जो चुनाव का खर्च है, चुनाव का जो खर्च है वो सरकारी खजाने से उठना चाहिए, यानी सरकार को उठाना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे तो सरकार को अपने तो नुकसान होगा कि भाई चुनाव कितनी पार्टियां लड़ेगी बड़े बड़े, उनको उनका पैसा देना पड़ेगा। नहीं, अगर हम देखें एक व्यू से तो इससे फायदा हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है कि जैसे चुनाव हो रहा है और ये फिक्स हो गया कि जो सरकार है वो ही चुनाव का खर्च उठाएगी, अन्यथा आप 1 रुपया नहीं लगा सकते। तो इससे क्या होगा, एक लिमिट फिक्स हो जाएगी, प्रत्येक दल को पैसा एक लिमिट में ही मिलेगा। जैसे एक बार एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि सांसद का चुनाव और उसमें कह दिया कि सरकार इसके लिए मात्र 1 लाख रुपया देगी, आप नहीं लगा सकते, केवल सरकार ही देगी। और अगर उससे ज्यादा रुपया अगर कहीं भी लगा हुआ मिलता है तो उस व्यक्ति की जैसे पार्टी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी या उसको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक लिमिट फिक्स होगी कि लाख रुपया ही लगा सकते हैं। अब सभी क्या है, सभी को सरकार लाख लाख रुपए देगी, तो उससे क्या होगा कि जो बाहर से अपराधी तत्व आ रहे हैं, जो पैसा आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। और इसी प्रकार से पैसा और अपराधी तत्व धीरे धीरे जो है वो भारत की राजनीति में, लोकतंत्र में जो है प्रवेश करने में क्या हो जाएंगे, वो बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये प्रमुख उपाय हैं
जो हम उपाय कर सकते हैं, इससे हमारा लोकतंत्र और राजनीतिक दलों के अंदर जो चुनौतियां आ रही है उन चुनौतियों का उपाय हो सकता है। तो इस प्रकार हमने हमारा अध्याय नंबर 4 राजनीतिक दल जो है वो पूर्ण कर लिया है। अगर ईश्वर की कृपा रही तो हम कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।